दोस्तों आज हम इस चैनल के माध्यम से एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ मेरे दोस्तों ने कमेंट किया और प्रश्न मुझे फ़ोन करके बताया कि जो पॉलिटिकल साइंस का अंतर्गत जो इंडियन पॉलिटी है उसके अंतर में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वो थोड़ा हमको क्लियर करवाने के लिए। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अधीन जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था है, वो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है लगभग सभी प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस के अंतर्गत। जैसे आप टेट का तैयारी कर रहे हैं तो सोशल साइंस के जितने भी टीचर हैं उनके लिए सोशल साइंस के अधीन पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। और एसएससी में प्रश्न पूछा जाता है, टेट में प्रश्न पूछा जाता है, सी टेट में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बैंकिंग में जीएस का महत्व नहीं है। और इसके अतिरिक्त जितने भी एग्जाम है, जेपीएससी है, पीसीएस सारे स्टेट का जो है, और यूपीएससी है, उसमें तो पेपर के रूप में इंडियन पॉलिटी पढ़ना ही है। तो दोस्तों आज हम इंडियन पॉलिटी को के बारे में हम एक सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इंडियन पॉलिटी के जो इंडियन पॉलिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत का राजनीतिक व्यवस्था है, जो भारत का जो हमारा संविधान है, ठीक है, उसका एक जो बुनियादी चीज है, जो बेसिक चीज है, जिसको हम समझे इंडियन पॉलिटी को नहीं समझ सकते हैं, जो हमारा संसदीय प्रणाली है, भारत का जो संसदीय प्रणाली है, प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था का एक विशेषता है। तो हमारा शासन व्यवस्था की विशेषता संसदीय प्रणाली है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत का संसदीय प्रणाली क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है और ये कैसे काम करता है। और इंडियन पॉलिटी में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हमारा जो इंडियन पॉलिटी है इसी के चारों ओर घूमता है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। संसदीय प्रणाली। देखिए दोस्तों, संसदीय प्रणाली मेरे भारत में है। अब संसदीय प्रणाली है क्या, इसकी अवधारणा क्या है, इसके मुख्य फीचर क्या है, मेन फीचर इसको क्या है, इसको समझना आवश्यक हो जाता है। और हम आज बहुत बारीकी से हम आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम को बताने जा रहे हैं। आप लोग तो गौर फरमाइएगा और कोशिश कीजिएगा इसको समझने के लिए। और हम जो आपको बताने वाले हैं वो एकदम मौलिक चीज है। मौलिक चीज का मतलब है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके लिए एकदम फैक्ट तथ्य है, ठीक है। आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली है क्या? देखिए दोस्तों, संसदीय प्रणाली का मतलब संसद का होना, ठीक है। तो क्या संसद का होना ही संसदीय प्रणाली है? यदि मैं आपसे प्रश्न करूं कि संसद का होना संसदीय प्रणाली है, दोस्तों ऐसा नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जिस देश में संसद हो वहां पे संसदीय प्रणाली हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। जैसे अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में संसद है लेकिन वहां संसदीय प्रणाली नहीं है। तो हम अभी ये बात को क्लियर किए कि संसद का होना ही संसदीय प्रणाली नहीं है, ठीक है। संसद हो सकता है, उसके पास प्रणाली अलग हो सकती है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली में हम आते हैं और संसदीय प्रणाली जब हम पढ़ेंगे तो इसके साथ एक और हम प्रणाली पढ़ेंगे जो है अध्यक्षात्मक प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ठीक है। क्योंकि संसदीय प्रणाली का जस्ट विपरीत है। संसदीय प्रणाली का जो उल्टा है, जो शासन व्यवस्था है, इसका विपरीत है, वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। तो दोनों का हम लोग तुलनात्मक पढ़ेंगे तो काफी अच्छा समझ जाएंगे कि संसदीय प्रणाली क्या है और अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है, ठीक है। तो चलिए हम संसदीय प्रणाली और जस्ट इसका जो उल्टा है अध्यक्षात्मक प्रणाली, ठीक है। संसदीय प्रणाली, इसका जस्ट उल्टा होगा अध्यक्षात्मक प्रणाली। चलिए थोड़ा सा हम शुरुआत कर लेते हैं संसदीय प्रणाली को समझ रहे हैं। तो देखिए वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है, जितने भी देश हैं, सबके पास शासन प्रणाली है अपना। आप उनको पहचान कर सकते हैं कि उसके पास संसदीय है या अध्यक्षात्मक है, ठीक है। कोई दोनों में से एक संसदीय प्रणाली को फॉलो करता होगा, दोनों में से कोई प्रणाली को फॉलो करता होगा, कोई संसदीय करता होगा, कोई अध्यक्षात्मक करता होगा, ठीक है। भारत संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन संसदीय प्रणाली है, ठीक है। अमेरिका आपका अध्यक्षात्मक प्रणाली है। लेकिन दोस्तों वर्ल्ड में एक ऐसा एक कंट्री है जो संसदीय और अध्यक्षात्मक दोनों का मिश्रण है, दोनों का फीचर को वो फॉलो करता है। हाँ, विश्व में एक ही देश है जो है फ्रांस। फ्रांस एक ऐसा कंट्री है, फ्रांस एक ऐसा देश है जो संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है, दोनों को फॉलो करता है। तो ये बहुत हिट, ये सी टेट और एक बार यूपीएससी 2016 में पूछा हुआ है। उस देश की शासन व्यवस्था की पहचान करें
जहां पे संसदीय और अध्यक्षात्मक विशेषताओं का मिश्रण है, तो वो होगा आपका फ्रांस। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे भी समझ चुके हैं कि संसदीय प्रणाली का जस्ट उल्टा होगा अध्यक्षात्मक प्रणाली। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, संसदीय प्रणाली जो है वर्ल्ड में सबसे पहले जो अपनाया वो अपनाया ब्रिटेन। ब्रिटेन विश्व का पहला कंट्री है जो संसदीय प्रणाली को जन्म दिया। संसदीय प्रणाली की अवधारणा का प्रतिपादक है, सबसे पहले वही संसदीय प्रणाली को अपनाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि विश्व का कौन सा ऐसा देश है जो सबसे पहले संसदीय प्रणाली को अपनाया, तो आएगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, यूके, तीनों एक ही है। ठीक है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके तीनों एक ही है, एक ही का नाम है। ठीक है, चलिए तो संसदीय प्रणाली का जो जन्म हुआ जो सबसे पहले अपनाया वो ब्रिटेन ने अपनाया। ठीक है, इधर आते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को सबसे पहले अपनाया कौन? अमेरिका ने। राइट, अमेरिका ने सबसे पहले अमेरिका ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। इसीलिए हम अमेरिका को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का घर भी कहते हैं, प्रतिपादक भी है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मेरा प्रतिपादक है। तो ये दोनों चीज को हम समझ गए। और जो भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, तो जब संविधान सभा का जब बहस हो रही थी, संविधान सभा में जब बातें हो रही थी शासन व्यवस्था के बारे में, तो उसमें संसदीय प्रणाली पर ज्यादा जोर दिया गया। क्योंकि जो हम लोग पहले ब्रिटेन का गुलाम थे, तो ब्रिटेन जो पहले शासन व्यवस्था था वो हमारा संसदीय ही था, और संसदीय व्यवस्था कहीं ना कहीं ज्यादा उपयुक्त थी उस समय। तो संसदीय प्रणाली को भारत ने अपनाया, और हम जो संसदीय प्रणाली अपनाए हैं वो ब्रिटेन से लिए हैं। मतलब भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन से हम लोग लिए हुए उधार में। ठीक है, चलिए तो ये दो बातें भी क्लियर हो गया कि सबसे पहले संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से शुरू हुआ, सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका शुरू हुआ। और तीसरा प्रश्न ये हमारा भी क्लियर हुआ कि जो भारत का जो संसदीय प्रणाली है वो हम लिए हैं कहां से? ब्रिटेन से लिए हैं। चलिए, जब ब्रिटेन में 1688 का गौरवमय पूर्ण क्रांति हुई थी, रक्तहीन क्रांति हुई थी, 1688 ईस्वी का क्रांति जब इंग्लैंड में हुई थी, तो वहां पे संसदीय प्रणाली का नींव रखा गया था, वहां पे संसदीय प्रणाली शुरुआत किया गया था, वहां पे संसद का उद्भव हुआ था। तो ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का जन्मदाता है। दोस्तों, ब्रिटेन संसदीय प्रणाली का ही नहीं बल्कि विश्व में ऐसे ऐसे व्यवस्था प्रणाली है जिनका जन्म ब्रिटेन ने किया। जैसे लोकतंत्र का जन्मदाता ब्रिटेन है, दलीय या दल व्यवस्था का जन्मदाता ब्रिटेन है। ठीक है, कल्याणकारी राज की अवधारणा का जन्मदाता ब्रिटेन है। ऐसे ऐसे कई तरह का व्यवस्था है, प्रणाली है जो ब्रिटेन ने जन्म दिया है, और उसको आज विश्व में हर एक कंट्री ने उसको अपनाया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग ये समझ गए हैं। अब हम आते हैं दोस्तों सबसे पहले कि ये संसदीय प्रणाली भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया है, भारत का संसदीय प्रणाली है, अब इस पर हम जोर देंगे। हम थोड़ा सा इसके इतिहास और बुनियादी चीजों को हम समझ चुके हैं। देखिए, संसदीय प्रणाली है क्या? हम पहले बताएं कि संसद का होना ही संसदीय प्रणाली नहीं है। जिस देश में संसद होगा कोई जरूरी नहीं कि वो संसदीय प्रणाली है। यदि इस तरह होता दोस्तों, तो अमेरिका में भी संसद है जिसको कांग्रेस का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि सारे देशों का संसद का नाम अलग अलग है। जैसे कांग्रेस बताया मैं, अमेरिका का संसद का नाम कांग्रेस हुआ, जापान का संसद का नाम डायट है, इसी प्रकार नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, अफगानिस्तान का सोरा है, भारत का संसद है, लोकसभा राज्यसभा इसको 2 सदन है। इस तरह सारे कंट्री का जो है आप कभी लिस्ट निकाल के देखिए कि उस देश की संसद को क्या कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में विविध में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो संसद का होना ही संसदीय प्रणाली नहीं है। अब आते हैं हम भारत की संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया में। देखिए, संसदीय प्रणाली है क्या? देखिए दोस्तों, इधर उधर का बात किए बिना मतलब फैक्ट चीज को बताते हैं कि संसदीय प्रणाली है क्या। ठीक है, ये चीज एकदम मौलिक है और फैक्ट है, ये चीज संसदीय प्रणाली में एकदम फिट होता है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली जो है वो किसी भी देश के शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण यदि व्यवस्थापिका से हो तो वो कहेंगे संसदीय प्रणाली। ठीक है, जैसे कहने मतलब थोड़ा सा बताते हैं। सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कहने मतलब है कि सरकार जो है गवर्नमेंट है। ठीक है, सरकार 3 अंगों से मिलकर बना हुआ है, 3 स्तंभों से मिलकर बना हुआ है। वो है व्यवस्थापिका जिसको विधायिका भी कहते हैं,
दूसरा है कार्यपालिका, और जो तीसरा है वो है न्यायपालिका। तीनों मिलकर सरकार बनी हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ठीक है, फिलहाल हम संसद की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं। भारत में संसदीय प्रणाली पूरे भारत में है, ठीक है, और राज्य भी उसको फॉलो करते हैं। तो केंद्र की सरकार है, तो केंद्र की सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तीनों मिला के सरकार बनाई है। अब हम समझते हैं कि संसदीय प्रणाली इससे क्या लेना देना है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली का इससे लेना देना है। देखिए कैसे है, हम बताएं कि ये कार्यपालिका, ठीक है, जिस देश में कार्यपालिका का निर्माण, इसका निर्माण इससे होता हो, मतलब जिस देश में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता हो, वो संसदीय प्रणाली वाला देश है दोस्तों। दन सबसे बड़ा फैक्ट आंसर इसका है कि संसदीय प्रणाली क्या है। तो संसदीय प्रणाली ऐसा प्रणाली है कि जहां पे कार्यपालिका का निर्माण यदि व्यवस्थापिका से हो, तो हम कह सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि यह जो है वो संसदीय प्रणाली वाला देश है। ठीक है, तो ब्रिटेन में भी ऐसा होता है, भारत में भी होता है कि जो कार्यपालिका है, अब सवाल उठता है कि कार्यपालिका कौन है, व्यवस्थापिका कौन है। ठीक है, देखिए व्यवस्थापिका जो है, हम सीधा शब्दों में कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका जो है वो हमारा संसद है। संसद जो भारत का पार्लियामेंट है वो केंद्र की व्यवस्थापिका है, संसद है। संसद देश स्तर पर कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, ये संसद हो गई। संसद में इसका भी आपका 2 सदन है, ठीक है, राज्यसभा है और लोकसभा है, ये दोनों मिलकर संसद बनी है। ठीक है, कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका का ऐसे तो प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का एक प्रमुख है, ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है, आर्टिकल जो है हमारा संविधान का 53 कहता है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है हमारा संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका के अतिरिक्त हमारा पीएम जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री है, वो कार्यपालिका का सदस्य है। बाकी सारे जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद है, वो सारे मंत्री परिषद मंत्री है, मंत्रिमंडल है। ठीक है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर है, दोनों एक नहीं है, कभी हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार। फिलहाल देखिए आपकी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद ये शामिल है, सारे कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। कार्यपालिका एक बृहद संस्था है जिसका प्रमुख राष्ट्रपति है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, चलिए ये होंगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। तो ये जो आप इसको छोड़ दीजिए, ये जो प्रधानमंत्री है और मंत्री परिषद है, जो मंत्री परिषद का निर्माण होगा, मंत्रिमंडल का निर्माण होगा, प्रधानमंत्री जो बनेगा वो कहां से बनेगा, व्यवस्थापिका से बनेगा, डायरेक्ट कार्यपालिका से नहीं बनेगा। वो कार्यपालिका का निर्माण करेगा, लेकिन कार्यपालिका का निर्माण किससे हो रहा है, व्यवस्थापिका से हो रहा है। ठीक है, सरल शब्दों में, और यही सबसे फैक्ट है। चलिए, और यदि ऐसा ना हो तो हम कहेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, जैसे अमेरिका में कार्यपालिका का निर्माण के लिए व्यवस्थापिका का कोई जरूरत नहीं है। मतलब जहां पे कार्यपालिका की आवश्यकता, कार्यपालिका के निर्माण के लिए विधायिका की आवश्यकता नहीं है, वो अध्यक्षात्मक है, और जहां विधायिका की आवश्यकता है वो संसदीय है, जैसा मेरे भारत में है, ब्रिटेन में है। तो दोस्तों इस चीज को समझ गए होंगे, जो बहुत फैक्ट है कि संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय व्यवस्था क्या है। तो जहां पर कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता हो वो हमारा संसदीय प्रणाली है। चलिए दोस्तों, और इसका कुछ फीचर है, हम उसको समझते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। हम देखते हैं संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, भारत का जो संसदीय प्रणाली उसकी क्या विशेषताएं हैं। चलिए हम क्रमशः चर्चा करेंगे। फर्स्ट जो है वो बताया भी हम कि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से। चलिए दोस्तों, पहला हम चीज को कंप्लीट कर चुके हैं कि संसदीय प्रणाली का विशेषता जो पहला है, जो मुख्य विशेषता है वो है कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका। देखिए
संसदीय प्रणाली की विशेषता, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। देखिए दोस्तों, जो भी संसदीय प्रणाली है वहां पे क्या होता है कि दोहरी कार्यपालिका होता है। हम इसको दोहरी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। दोहरी कार्यपालिका, नाम मात्र। हाँ दोस्तों, तो दूसरा है नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका, जिसको हम दोहरी कार्यपालिका भी कह सकते हैं। तो जो भी संसदीय प्रणाली वाले देश है उसमें दोहरी कार्यपालिका होता है। कहने मतलब है, जैसे भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका है। जैसे कि दोहरी कार्यपालिका मतलब एक यहाँ पे नाम मात्र की कार्यपालिका है और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, तो नाम मात्र की कार्यपालिका कह सकते हैं राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है ही। तो नाम मात्र की कार्यपालिका भारत में जो है, भारत के संदर्भ में नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति है। और वास्तविक कार्यपालिका जो देखें पार्टिकल रूप से तो हमारा प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री और उसके जो सहयोगी जो मंत्री परिषद के सदस्य जो मंत्रिमंडल है वो उनके पास वास्तविक शक्तियां हैं। तो संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाम मात्र की पाई जाती है और एक वास्तविक पाई जाती है। ठीक है, जैसे इसका विपरीत दोस्तों अध्यक्षात्मक में होता है, वहां पे नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका नहीं पाई जाती है, वहां पे एकल कार्यपालिका पाई जाती है। ठीक है, और वहां पे जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री भी है, राष्ट्रपति भी है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे सिर्फ राष्ट्रपति भी है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि अमेरिका में प्रधानमंत्री के पद जैसा कोई पद नहीं है, वहां पे प्रधानमंत्री का पद वह नहीं है, बहुत गौण है ही नहीं पद उसका प्रधानमंत्री का। क्योंकि वहां पे क्या है ना, नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका नहीं है, वास्तविक कार्यपालिका एक ही कार्यपालिका है, उसका प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति है। इसीलिए कहा भी जाता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है, सबसे शक्तिशाली पद है उसका। राष्ट्रपति जो होता है ना वो सबसे पावरफुल है वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए तो इसको हम समझ गए दोहरी कार्यपालिका। तीसरा जो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। देखिए दोस्तों, संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का होना आवश्यक है। ठीक है, राष्ट्रपति तो है ही, राष्ट्रपति तो भारत का राष्ट्रपति कठपुतली है। संसदीय प्रणाली होने के नाते वो उनके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। जब नाम मात्र की शक्तियां हैं तो भैया नाम मात्र कहीं है, वो कठपुतली है और कठपुतली जैसा व्यवहार करता है। तो कठपुतली को नचाने के लिए प्रधानमंत्री है, उसके पास मंत्री परिषद है, उन लोग नचाते हैं। यहां तक कि दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, संविधान का 44वां संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति की शक्तियां को और कम कर दी गई। ऐसा प्रावधान किया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद मंत्रिमंडल की बात को मानने के लिए बाध्य होगा। मतलब मंत्रिमंडल जो बोलेगा अंत में उसको मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति की शक्तियों को और कम कर दिया गया है। लेकिन ऐसा बात नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया गया है। राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है, तो भारत में राष्ट्रपति का कोई मत तो नहीं है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति है, महामहिम है, दूसरे सेक्टर में उनकी माता है। राज्य का प्रमुख है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक है, संविधान का प्रमुख है। ठीक है, ऐसे उसकी महत्ता बहुत है, लेकिन संसदीय प्रणाली होने के नाते उनकी महत्ता थोड़ा कम है अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। ठीक है, चलिए तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व कहने मतलब है कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। ठीक है, राष्ट्रपति तो गौण है लेकिन प्रधानमंत्री मेन होता है। ठीक है, आप देखते होंगे अभी फिलहाल 2014 ईस्वी से भारत में प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो सब लोग मोदी 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 कहते हैं। क्यों? अमेरिका में इससे पहले ट्रम्प थे, तो ट्रम्प का नाम काफी था। ठीक है, तो क्या है कि संसदीय प्रणाली जो है उसमें राष्ट्रपति जो भारत में खास करके भारत में वो कठपुतली है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्तियां हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है शासन का प्रमुख है। ठीक है ना, शासन का प्रमुख है वो, शासन का मेन है वो, शासन व्यवस्था उसी के हाथ में है। और राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, संविधान का प्रमुख है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। जबकि यही अध्यक्षात्मक में क्या होगा, राष्ट्रपति का नेतृत्व होगा, प्रधानमंत्री का पद उसमें है ही नहीं है। ठीक है, कुछ और विशेषता देखते आगे हम। चौथा, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व करने मतलब है कि संसदीय प्रणाली में जो हमारा कैबिनेट है, जो मंत्री है,
जो मंत्री परिषद है, ठीक है, जो मंत्रिमंडल है, वो सामूहिक रूप से जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अपने सारे कार्यों को लोकसभा के समझ उनको पेश करना होता है, उसको जवाबदेही है, उसको वहां पे दिखाना है लोकसभा के प्रति। तो ये संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि ऐसा अधिक छात्रों में नहीं है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से 4 विशेषताएं हैं संसदीय प्रणाली का। विशेषताएं और हैं, लेकिन ये 4 एकदम महत्वपूर्ण विशेषता है जिससे आप अधिछात्मक और संसदीय प्रणाली को अलग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम क्लियर करवाते हैं आपको कि डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि दोनों में अंतर क्या है, तुलना करते हैं हम, ठीक है। चलिए, संसदीय प्रणाली है तो कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है, तो अधिछात्मक में ऐसा नहीं होता है। अधिछात्मक में कार्यपालिका का निर्माण जो है वो व्यवस्थापिका से नहीं होता है, उसको व्यवस्थापिका से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वहां जो मंत्री बनते हैं, वहां का जो मंत्रिमंडल का सदस्य है, वो किसी भी स्थिति में संसद का सदस्य या व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां तो अनिवार्य है, कार्यपालिका का सदस्य बनेगा वो तो भाई व्यवस्थापिका का सदस्य होना ही है। और यहां पर ऐसा भी प्रावधान है कि जैसे कार्यपालिका का सदस्य बनना है आपको, जैसे मंत्री बनना है, तो मंत्री तो पहले ही बन सकते हैं, ठीक है। संसद का सदस्य बिना प्रवेश किए भी आप पहले मंत्री बन सकते हैं, लेकिन 6 माह के भीतर आपको है वो संसद का सदस्य बनकर आपको दिखाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कार्यपालिका में जा रहे हैं तो आपको व्यवस्थापिका का सदस्य तो बनना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा प्रावधान अधिछात्मक में नहीं है। मतलब अधिछात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से नहीं होता है, ठीक है। यदि ऐसा प्रश्न में आवे कि उस शासन व्यवस्था की पहचान करें जहां कार्यपालिका का निर्माण के लिए व्यवस्थापिका की आवश्यकता नहीं है, तो उत्तर आएगा अधिछात्मक। जहां आवश्यकता है संसदीय, ठीक है। दूसरा है नाममात्र वास्तविक कार्यपालिका या दोहरी कार्यपालिका। तो दोस्तों, अधिछात्मक में क्या होता है कि ऐसी कार्यपालिका नहीं है, दोहरी कार्यपालिका वहां पे नहीं है। वहां पे एकल कार्यपालिका है और एकल कार्यपालिका में राष्ट्रपति है जो सर्वसत्ताधारी है। राष्ट्रपति जो है वो सबसे मुख्य है, मेन है, वही सारा कुछ है देश का, ठीक है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति काफी पावरफुल होता है। अगला है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। भारत में प्रधानमंत्री का नेतृत्व है और अधिछात्मक में राष्ट्रपति का नेतृत्व है, तो जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है। अगला है सामूहिक उत्तरदायी। तो संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायी का सिद्धांत पे काम करते हैं मंत्रीगण, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अधिछात्मक में सामूहिक उत्तरदायी का सिद्धांत नहीं होता है। वो संसद के प्रति या फिर लोकसभा के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। उसका जीवन मरण सब राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम संसदीय प्रणाली को समझे और संसदीय प्रणाली के तहत हम अधिछात्मक शासन प्रणाली को भी हम समझ गए आज, ठीक है। तो आप इस चीज को आप चाहें तो अच्छी शॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। चलिए, तो अभी हम संसदीय प्रणाली और अधिछात्मक शासन प्रणाली का अंतर देखें और उसकी जो फीचर है, जो मूल तत्व है, लक्षण है, उसको हम लोग समझें। और उम्मीद है कि भारत का संसदीय प्रणाली को आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों, जैसे कि पहले बताए थे कि संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, इंग्लैंड से लिया गया है। तो क्या संसदीय प्रणाली मेरा पूरा ब्रिटेन का कॉपी पेस्ट है? 100% मैंने ट्रांसफर किया है वहां की विशेषता को? ऐसा नहीं दोस्तों। भारत की संसदीय प्रणाली और अमेरिका की संसदीय प्रणाली में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। क्या क्या अंतर है हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन इतने याद रखें कि समानताएं ज्यादा हैं, असमानताएं कम है, लेकिन फिर भी जो मूल असमानताएं हैं, जो अंतर है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यदि हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे तो क्या होगा कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी दोस्तों जो मूल चीज है, जो मूल फैक्ट है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगता होगा और आप बारीकी से समझें। तो मैं बहुत बड़ी बातें को चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ ब्रिटेन एंड भारत, दोनों में हम तुलना करेंगे। भारत और ब्रिटेन। देखिए दोस्तों, दोनों में क्या अंतर है, भारत और ब्रिटेन। यहां पे हम संविधान और यहां पे हम लिखते हैं संसद। देखिए क्या है, भारत में संसदीय प्रणाली है लेकिन भारत में संसद संप्रभु नहीं है। संसदीय प्रणाली तो है लेकिन संसद संप्रभु नहीं है, सारा शक्तियां संसद में निहित नहीं है, ठीक है।
भारत में संसदीय प्रणाली है, तो संसदीय प्रणाली के होने के नाते यहाँ पे संविधान संप्रभु है। अंतिम रूप से जो शक्ति है वो संविधान में निहित है, और संविधान का जो मेरा रक्षक है, जो बॉडीगार्ड है, वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय या संविधान जो है वो संप्रभु है, संसद संप्रभु नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली का सबसे आदर्श जो स्वरूप है वो ब्रिटेन ही पेश करता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली मतलब संसद को संप्रभु होना चाहिए, और ऐसा हमारा ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, ना कि संविधान। इसीलिए संविधान के बारे में हम जब ब्रिटेन की बात करते हैं तो कभी कभी कहते हैं कि कौन सा देश है जिसके पास संविधान नहीं है, और लिखित संविधान है ब्रिटेन। कौन सा देश है जिसका संविधान लचीला है, ठीक है, तो उत्तर आता है ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन में संविधान संप्रभु नहीं है, संविधान की उतनी महत्ता नहीं है जितनी महत्ता संसद को है, ठीक है। इसीलिए ब्रिटिश का एक विचारक हुए हैं, उनका नाम है लाम्बे का कहना है ब्रिटिश संसद के बारे में कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता, बाकी सारा काम कर सकता है। मतलब उसकी शक्ति को दिखाता है कि ब्रिटिश का संसद जो है, पार्लियामेंट है, वो कितना शक्तिशाली है। वो सिर्फ स्त्रियों को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता है, बाकी सारा काम कर सकता है। इसीलिए दोस्तों जो ब्रिटेन का संसद है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली संसद है, क्योंकि उसके पास वास्तविक शक्तियां भी हैं और संप्रभु उसी में निवास करता है, ठीक है। तो हम दोनों में अंतर ये देखें कि भारत में संसदीय प्रणाली है, लेकिन संसदीय प्रणाली के होने के नाते यहाँ पे भारत में संविधान संप्रभु है, लेकिन इसके पास संसद संप्रभु है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे संविधान कैसे संप्रभु है, हम इस चीज को चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि संविधान का जो रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय को एक शक्ति प्राप्त है जिसको बोलते हैं न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति का अधिकार, न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार, ठीक है। हाँ, ये है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू जो हमारा जो है वो संविधान का अनुच्छेद 13 में मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 खोलेंगे तो यही मिलेगा, न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है आर्टिकल 13 के तहत। तो न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति क्या है? भारत में संसद द्वारा बनाए गए कानून अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। मतलब यदि संसद ऐसा कानून बनाया हो और वो असंवैधानिक हो तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध घोषित कर सकता है। ऐसा पावर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, और इसीलिए प्राप्त है कि यहाँ पे संविधान जो है वो सर्वोच्च है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का जो संसद है वो किसी भी प्रकार का, किसी भी आधार से, किसी भी तरह से कोई भी कानून बनाता है तो वहां का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अवैध घोषित नहीं कर सकता है। संसद संप्रभु है, संविधान वहां पे संप्रभु नहीं है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वहां पे अवैध घोषित नहीं कर सकता है। इसीलिए ब्रिटेन का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति प्राप्त नहीं है, भारत में प्राप्त है। तो दोस्तों न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में मुख्य रूप से दो ही ऐसे कंट्री हैं जिसको आदर्श रूप से न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति को प्राप्त है। पहला जो है वो है भारत, दूसरा जो है वो है अमेरिका। अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति प्राप्त है। मतलब संसद का बनाया हुआ कानून को इन लोग अवैध घोषित कर सकता है। मतलब संसद संप्रभु नहीं है। दोस्तों कई बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि संसद का बनाया हुआ कानून को असंवैधानिक घोषित किया सर्वोच्च न्यायालय भारत में। जैसे कॉलेजियम सिस्टम को हटा के भारत में जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है। तो कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पे संसद ने हटा के न्यायिक नियुक्ति सेवा आयोग का गठन किया गया था और यही आयोग न्यायाधीशों की नियुक्ति करता। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अवैध घोषित कर दिया, न्यायिक नियुक्ति सेवा आयोग को हटा दिया और कॉलेजियम व्यवस्था को लागू किया। तो ऐसा पावर सर्वोच्च न्यायालय को है, आर्टिकल नंबर 13 के तहत इसको प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझ गए कि भारत में संविधान संप्रभु है और ब्रिटेन में संसद संप्रभु है। चलिए पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर हम देखते हैं। दूसरा अंतर क्या है? ब्रिटेन के संदर्भ में हम देखते हैं कि दूसरा अंतर दोनों में क्या है? छाया मंत्रिमंडल, और इधर जो है वो छाया मंत्रिमंडल का अभाव है। छाया मंत्रिमंडल कहने मतलब दोस्तों कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की बहुत बड़ी विशेषता है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल कहने का मतलब है कि वैकल्पिक सरकार की स्थापना। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में जो सत्तारूढ़ पार्टी है
जो सत्ता में है उनके तो अपना मंत्रिमंडल है, उसका प्रधानमंत्री है, अपना मंत्री है, पूरा व्यवस्था के साथ अपना शासन कर रहा है। तो वैसा ही जो विपक्ष वाले हैं उन लोग भी वैसा ही एक सरकार बनाए हुए हैं। विपक्ष वाले के पास भी एक प्रधानमंत्री है, विपक्ष वाले के पास भी वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री है, जितने मंत्री है सारे विपक्ष वाले के पास भी हैं। उन लोग वैकल्पिक मंत्रिमंडल को तैयार करके रखे, उसको बोलते हैं छाया मंत्रिमंडल। उसी के जैसा कॉपी, उसी के जैसा उनके पास से क्या है, मंत्रिमंडल है। जब ब्रिटेन में ऐसा व्यवस्था आता है कि सरकार गिर जाती है या फिर सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, तो तुरंत जो वैकल्पिक जो हमारे विपक्ष वाले हैं वो तुरंत सत्ता में जाते हैं। उसको मंत्रिमंडल गठन करने की सत्ता नहीं है, पहले से गठन है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि ब्रिटेन का जो विपक्षी दल वाला का जो नेता है ना, उसको द्वितीय प्रधानमंत्री का दर्जा है, उसको प्रधानमंत्री का दर्जा है। और यही कारण है दोस्तों कि विपक्ष वहां पे काफी मजबूत है। भारत की अपेक्षा ब्रिटेन का जो संसदीय प्रणाली है उसमें हमारा जो विपक्ष वाले जो है, विपक्ष जो पार्टियां हैं, विपक्ष जो पार्टी है उसको काफी महत्व है भारत की अपेक्षा, इसलिए वहां काफी मजबूत है विरोधी दल। भारत में उतना विरोधी दल मजबूत नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए कि ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल होता है, यहाँ छाया मंत्रिमंडल का अभाव है। दोस्तों ऐसे और कई विशेषताएं हैं दोनों में जो अंतर करता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उनकी जो व्यवस्था है वो अलग है। अलग किस प्रकार है कि वहां पे क्या होता है कि वहां जैसे मेरा राष्ट्रपति है, तो वहां पे जो क्या है कि राजा है, रानी है, महारानी है, वो वंशानुगत है, वो गणतंत्र नहीं है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, ठीक है। भारत गणतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है, लेकिन ब्रिटेन क्या है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, गणतंत्र नहीं है। अब गणतंत्र क्या है दोस्तों? लोकतंत्र जानते हैं, जनता का शासन। वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग सब भारत के नागरिक हैं और हम लोग सभी शासन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग भाग लेते हैं। गणतंत्र क्या होता है? विश्व का पहला कंट्री है फ्रांस जो गणतंत्र हुआ। गणतंत्रीय प्रणाली को अपनाने वाला पहला कंट्री है फ्रांस। गणतंत्र, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र कहने मतलब है कि जिस देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष है, जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष अधिनिर्वाचित होता हो, वंशानुगत नहीं हो, जिस देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत नहीं हो, निर्वाचित हो, वो कहेंगे गणतंत्र। जैसे भारत का राष्ट्रपति जो है वो गणतंत्र है, गणतंत्रीय प्रणाली है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो गणतंत्र का प्रतीक है। कैसे? भारत का जो राष्ट्रपति है उसको जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? उसको चुनती है, वंशानुगत नहीं है। यदि वंशानुगत नहीं रहता तो आज प्रणब मुखर्जी के बाद अब रामनाथ कोविंद जी जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं। तो ऐसे में क्या है कि गणतंत्र कहने मतलब है कि राष्ट्र का जो अध्यक्ष है वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। इसका मतलब हुआ गणतंत्र। और ऐसा मौका सबसे पहले फ्रांस वाले को मिला कि राष्ट्र अध्यक्ष को उन लोग पहली बार क्या किए? निर्वाचित किए। तो दोस्तों ब्रिटेन में गणतंत्र का अभाव है। गणतंत्र का अभाव कहने मतलब वहां का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो वंशानुगत है, निर्वाचित नहीं है। लेकिन मेरा जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो क्या है? मेरा जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो निर्वाचित है। तो हम लोग काफी भाग्यशाली हैं, लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब संवैधानिक राजतंत्र है, लोकतंत्र है, ठीक है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि मेरा जो है वो भारत में गणतंत्र है, लेकिन वहां पे गणतंत्र का अभाव है, गणतंत्र का अभाव। तो ये मौलिक अंतर हुआ दोस्तों। ये जो तीन बताए वो दोनों का संसदीय प्रणाली का मौलिक अंतर हुआ। दोस्तों बातें बहुत हैं और काफी चलेंगे, लेकिन हम संक्षिप्त में जो जानना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में मैं आपको बताया। और इससे काफी हिट प्रश्न बनते हैं। आपको विश्वास कब होगा? जब आप किताब को खोलेंगे और संसदीय प्रणाली का जब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, तब लगेगा कि मैं कितना आपको बताया हूं, ठीक है। तो दोस्तों इससे बहुत सारा हिट प्रश्न बनता है, जैसे कि कौन सा देश ने सबसे पहले संसदीय प्रणाली को अपनाया? तो उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन या इंग्लैंड। कौन सा देश ने सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया? तो उत्तर होगा क्या? अमेरिका, ठीक है। संसदीय प्रणाली का जन्म सबसे पहले कहां हुआ? ब्रिटेन में हुआ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद संसदीय प्रणाली का ब्रिटेन में नींव कब रखा गया? 1688 ईस्वी में रखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न, सरकार के 3 अंग कौन कौन है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। संसदीय प्रणाली क्या है? तो संसदीय प्रणाली जिस देश में कार्यपालिका का निर्माण आदि व्यवस्थापिका से हो वो संसदीय प्रणाली है, ठीक है।
तो ऐसे में बहुत सारे हैं। मैं बताया कि सारे देशों का संसद का अलग अलग नाम है, जैसे कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका का संसद को, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं हम नेपाल को, ठीक है। जापान को हम डायट बोलते हैं उनकी संसद को। तो ऐसे तरह तरह का प्रश्न आपको दोस्तों काफी संख्या में आपको प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का हम यही अंत करते हैं वीडियो को, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हुआ। और दोस्तों अगला वीडियो जब हम आएंगे तो संसदीय प्रणाली तो बेसिक चीज है, इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए पहला जो बुनियादी चीज है जिसको जानना जरूरी है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी इसी जो है, भारत का जो इंडियन पॉलिटी है इसी के इर्द गिर्द घूमता है, संसदीय प्रणाली के तहत इर्द गिर्द घूमता है। तो दोस्तों अगला हम जो भी आएंगे वो कोशिश करेंगे कि पीसीएस का जो सिलेबस है, खास करके यूपीएससी जेपीएससी का जो सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे जो भी एसएससी का, रेलवे का और झारखंड का जितने भी एग्जाम है, जैसे हमारा जेएसएससी का एग्जाम है, जेपीएससी का एग्जाम है, तो जितने भी एग्जाम है और नेट का एग्जाम है दोस्तों, नेट में ये पेपर अनिवार्य है। अनिवार्य किस प्रकार है, जैसे नेट का 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में ये जो है इंडियन पॉलिटी एक चैप्टर है, और इंडियन पॉलिटी से 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी नेट का तैयारी करते होंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, नेट का एग्जाम लिखते हैं तो फर्स्ट पेपर के रूप में ये आपको पढ़ना है। और जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है उसको पढ़ना ही है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा तो एकदम सिलेबस वाइज हम पढ़ेंगे और एक सिलेबस को उठाएंगे, और हम बहुत बारीकी से डीप नॉलेज से आपको हम इंडियन पॉलिटी को बताने का कोशिश करेंगे। दोस्तों लेते हैं विदा, धन्यवाद, बाय बाय।